चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे नाभिक। क्या पढ़ रहे थे? नाभिक। ठीक, इसमें हम लोग कहां तक पढ़े थे? परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, सम भारी क्या होता है, सब हो गया था ना। हाँ, आगे लिखो, आगे ना लो, कुछ छूटा था। अगला है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक एक आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो ना टोन्स बोलते हैं इसको, आइसोटोन्स, कोई बात नहीं। ठीक, सब न्यूट्रॉनिक तो होता क्या है? ऐसे परमाणु, क्या जी? ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन संख्या होती है समान होती है। लिखो, ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ऐसे परमाणु जिसमें क्या होती है, जिसमें न्यूट्रॉनों संख्या होती समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे जैसे लिखा गया 1s1 नहीं 1h2 ना जी, 1s2 हो गया इन 2h, 1s3 लिखा यहां पर मैंने, 2he4 लिखा, 2he4। इसका परमाणु क्रमांक एक है, परमाणु का कितना है? 3। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, हीलियम है, हीलियम परमाणु कितना होता है? 2 होता है। भार कितना होता है? 4 होता है। तो 3 में से एक हटो कितना आएगा? 2। 4 में 2 कितना आएगा जी? 2 आएगा। तो ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉन। ठीक, उठा लो, इतना बहुत है। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ये क्या होता है? नाम से भाषा है जी, ऐसे जिसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है? समान होती है। देखो ऐसे लिखना, परमाणु या आयनों का, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह, परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, कहलाता है। तो परमाणुओं या आयनों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या की समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें मान लो
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, सबका परमाणु क्रमांक जानते हो ना? एलिमेंट है, तत्व है, तत्व। इसका परमाणु क्रमांक धरती पर सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। फ्लोरीन का 9, नियान का 10, ठीक, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का 13। लेकिन ऑक्सीजन पर -2 होता है, फ्लोरीन पर माइनस, सोडियम पर +1 होता है ना? हाँ, +1 होता है। ठीक, यहां पर +3। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, किसकी जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर किसी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन लिया कि इलेक्ट्रॉन दिया है? इलेक्ट्रॉन लिया है। जितना माइनस चार्ज लगा उतना इलेक्ट्रॉन लिया है किसी से। तो परमाणु क्रमांक था 8 इसका, कई इलेक्ट्रॉन लिया है? 2 ठो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। परमाणु क्रमांक है 9, कई इलेक्ट्रॉन लिया? 1 ठो, कट हो गया। लिया हुआ है, अक्रिय गैस है, 10, अस्थाई होता है। कई परमाणु क्रमांक है? कई दिया? कितना बचा? सब में 10। तो चाहे परमाणु हो या आयन हो, परमाणु या आयनों का ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों संख्या होती है, सब में कितना है? सब में कितना है जी? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। किसी को डाउट? बनाओ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक। आज हम लोग बहुत खतरनाक चीज पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, लोग सो रहे हैं, ठंडे का मजा ले रहे हैं भैया। इसको लिखे हमारे खाना, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव, आराम से पढ़ो। रेडियो एक्टिव तत्व, इसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक, इंग्लिश लोग जानते होंगे, तेजू खाओ सब लोग। ठीक, सब बच्चे हमारे यहाँ। ठीक, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जो क्या निकलते जी? कुछ अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। यानी ऐसे परमाणु जो कुछ अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। देखो उसमें लिख लिखी नहीं लिखी अभी? बहुत स्लो लिख रहे हो, लिखो आगे। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः, हाँ ये मेन चीज है, जो स्वतः विघटित, जो स्वतः विघटित होकर अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं। अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं क्या? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं।
तत्व कहलाते हैं ना जी। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित होकर यानी अपघटित होकर के डिकम्पोज होकर के क्या निकालते हैं, कुछ अदृश्य कीड़े उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग कहते क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। कहीं भी परमाणु विस्फोट होता है या कोई न्यूक्लियर घटनाएं घटित होती हैं तो वहां से कौन सी किरणें निकलती हैं जी, रेडियो एक्टिव तत्व से क्या निकलते हैं, कुछ किरणें हम लोग कहते क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। वहां से अल्फा बीटा गामा क्या निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं और जो हमारे शरीर को करती हैं तुरंत ही भेद देती हैं, शरीर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। उसमें एक लाइन छोड़ करके, रेडियो तत्व की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 ईस्वी में किए थे। ठीक, तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। कब, 1896 ईस्वी में किए थे। अगर लिखो मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने 1930 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1930 ईस्वी में पिच ब्लेंड नामक अयस्क से यूरेनियम और पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की। ठीक भैया, मैडम क्यूरी ये दो लोग ऐसे हैं, इनको रसायन भौतिक जी, ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको रसायन और भौतिकी में दोनों क्षेत्रों में क्या मिला हुआ, नोबेल, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी को, ठीक, इन्होंने क्या किया था, पिच ब्लेंड नामक अयस्क से क्या निकला था, कली यूरेनियम और पोलोनियम नामक रेडियो तत्व की खोज किए थे। ठीक, और आज यूरेनियम का इतना ज्यादा यूज है, जितने भी परमाणु रिएक्टर है, परमाणु बम बनाए थे, अणु बम बनाए थे, सब किसके होते जी, अधिकतर यूरेनियम के बने होते हैं। तो परमाणु बम हो या अणु बम हो, कुछ भी हो, सबको बनाने के लिए हम लोग किसकी यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग करते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी को भी और उनके पति पीरे क्यूरी को भी भौतिकी और रसायन दोनों में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इनको सम्मानित किया गया था। किसी खोज के लिए, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज के लिए। इतना बात समझ में आया, हाँ, क्या हुआ,
तत्व की, चलो से चलिए आगे लिखो जी, आगे लिखो है चलो। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, समझ आप इधर। नाभिकीय ऊर्जा होता क्या, समझ यहां से, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा डेवलप होती है उसको हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी रेडियो के तत्व के नाभिक के विघटन से जो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा हम लोग बांटते हैं दो कैटेगरी में, एक होता है नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन। और ध्यान रखना कई बार बोर्ड पूछा गया है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन लिखो से। किसी रेडियो के तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में, नाभिक के द्रव्यमान में, बोलो मत, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति के फलस्वरूप, होने वाली क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब नाभिकीय ऊर्जा हम लोग बांटते हैं दो भागों में, नीचे लिखो, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक, तो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग कई भाग में बांटते जी, दो भाग में। पहला क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, डाल दो, नाभिकीय विखंडन। अरे कौन लिख लो, बात तो वही है, चाहे कहीं पढ़ो चाहे तो पढ़ो। हाँ, नाभिकीय विखंडन। ठीक, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या जी, एक परमाणु अधिक परमाणु भर वाला क्या होता है, कोई तत्व होता है, वो क्या होता है, हल्के नाभिक को जी टूट जाता है। तो जब कोई बहुत अधिक परमाणु भार वाला तत्व क्या होता है, हल्के नाभिक वाले तत्व क्या होता है, टूट जाता है, उसके परिणाम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। और जो उत्पन्न होगी ऊर्जा उसको क्या बोलोगे, नाभिकीय ऊर्जा। लिखो, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें, वह नाभिकीय अभिक्रिया वह नाभिकीय अभिक्रिया
वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोई भारी नाभिक कोई भारी नाभिक विघटित होकर दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सही है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या जी, कोई भारी नाभिक विघटित होकर क्या होता है, दो हल्के नाभिक क्यों क्या जी टूट जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय विखंडन। यानी नाभिकीय विखंडन क्रिया में, यानी ऐसे लिख सकते थे तुम लोग, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है, नाभिकीय विखंडन। उसमें लिख लो, जैसे लिखो, नीचे लिखो, यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, जब हम लोग इसका न्यूट्रॉन का बौछार करते हैं 0N1, तो एक टूट जाता है 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92, 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 0N1 प्लस एनर्जी उत्पन्न होती है, जगह नहीं है नीचे लिखा पड़ रहा है, एनर्जी उत्पन्न होती है, उस बना लेना पड़िए से ए इंटू 1000 का नाम 3, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। अब यहां समझ तो होता क्या है इसमें, नाभिकीय विखंडन क्रिया में, ठीक, एक क्या है, यूरेनियम है, एक बहुत भारी नाभिक है। जब यूरेनियम पर हम लोग करते क्या है, न्यूट्रॉन कणों का बौछार करते हैं, तो क्या होता है, ये हल्के नाभिकों में क्या होता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है, बेरियम किसमें जी, क्रिप्टॉन में, और निकलते क्या है बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रॉन। सोचो यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन रहेगा एक, यहाँ पर 3 गुणित रूप में निकल रहा है, बताएगा तुमको विस्तार से, इस रूप में यहाँ निकलता है। यहाँ तो बात समझ में आई, और मैं इसको दे लिखूं क्या, नहीं बना है, सही हो गया ना। नीचे लिखो, इसको लिखने के बाद दूसरा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन उसको हम बोलते हैं। वो फिशन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, वह नाभिकीय क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं क्या जी, नाभिकीय। देखो, वह नाभिकीय क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप
दो हल्के नाभिक, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के, आपस में संयुक्त होकर के आपस में संयुक्त होकर, ठीक है ना, आपस में संयुक्त होकर आपस में संयुक्त होकर भारी नाभिकों का, भारी नाभिकों का भारी नाभिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे जैसे 1H1 है, 1H3 है, ये मिल क्या बना लिया, 2He4 बना लिया। और उससे क्या निकलते हैं, बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है, एनर्जी। इसको करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हल्की नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, ये होता है पोट्रियम में होता है ट्राइट्रियम, क्या जी, ट्राइट्रियम होता है। तो वह नाभिक जिसमें क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो हल्के नाभिक, बताओ हाइड्रोजन बहुत बड़ा होता है छोटा होता है जी, छोटा होता है। यानी सूर्य में जितनी ऊर्जा है, सूर्य में ऊर्जा जो मेन स्रोत है, तो तुमसे कोई पूछेगा सूर्य में इतनी ऊर्जा क्यों होती है, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिक विखंडन। तो सूर्य में कौन सी क्रिया जी, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाते हैं, हाइड्रोजन गैस, और बहुत कम मात्रा में क्या होती है, हीलियम गैस। एक क्या करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संयुक्त करता क्या है, हीलियम का निर्माण करता है, एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, जिसके कारण सूर्य की ऊर्जा अनुरोध क्या होती है, बनी रहती है। तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा, कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। परंतु परमाणु विस्फोट होकर आगे जानोगे हम लोग। ठीक, तो ये सब जो क्रियाएं होती है दो तरीकों से हो गई। अब समझ ध्यान से, परमाणु और अणु बम नाभिकीय संलयन आधारित है। परमाणु बम हो गया, जितने परमाणु बम होते हैं, चाहे परमाणु बम चाहे क्या जी अणु बम हो, वह किस घटना आधारित होते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया आधारित होते हैं। अगला क्या है, परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु शक्ति संयंत्र क्या होता है, अपने यहाँ बहुत पहले क्या हम लोग दो तीन तरीके से बिजली उत्पादित करते हैं, कोयला से भी, डैम से भी टरबाइन लगा करके, और साथ साथ कहां पर, परमाणु शक्ति संयंत्र से, तुम लोग सुने होंगे रावत भाट नरौरा, सब क्या किया है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो यहां से क्या किया, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब बिजली उत्पादित करने का नया नया तरीका खोजा जा रहा है। क्यों, आने वाले टाइम माना जा रहा है कि पृथ्वी पे कोयले का स्रोत है एक लिमिट मात्रा में है, इसलिए बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर इंडिया में भी, अब तो बोले पहले जापान था, जापान ने क्या किया है, वहां पर सौर पैनल की सहायता से ट्रेनें चला दिया, ट्रेनें चल रही हैं, अधिकतर घरों में सौर पैनल लग गए हैं, बड़ा यूज हो रहा है उसका, और हाइड्रोजन गैस का यूज हो रहा है अपने भी देश में, मुंबई वगैरह ना शहरों में, शहर बड़े बड़े शहरों में क्या किया जा रहा है, जिसे तुम लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर में, वहां पर किससे हाइड्रोजन गैस से बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं मुंबई में। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जहां पर लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा जो हमारा एनर्जी धरती पर मेन सोर्स है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अब साइंटिस्ट लोग एक अलग तरीके खोज रहे हैं जिससे हमारी ऊर्जा की आपूर्ति क्या होती है, ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे। इसीलिए अब जो गाड़ियां आ रही है उसमें दो दो तीन तीन तरीके से चीज दे रहा है, डीजल वाला भी दे रहा है, गैस वाला भी दे ना जी, गैस वाला अलग सिस्टम हो गया, डीजल वाला अलग सिस्टम, ठीक, तो अलग सिस्टम से बना दिया गया है। जो तुमको रिक्वायरमेंट हो वहां पर क्या करो उसको
यूज कर लो, ठीक है ना। ये चीज। अगला क्या है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक बम। तुम सोचो, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और कहां पर, हिरोशिमा पर। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम और अणु बम का प्रयोग किया था। 1,20,000 लोग पहले मारे गए, फिर 1,60,000 लोग दूसरे मारे गए, कुल मिलाकर 2.5 से 3 लाख लोग मारे गए। उस समय 1945 में इतने लोग मारे गए छोटे से बम से। आज तो क्या बन चुका है, हाइड्रोजन बम। अब कहीं गिरा दोगे ना, पहले तो एक स्थान खत्म हुआ था, अब गिरा दोगे पूरा राज्य खत्म हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक क्या है, बना देगा, परमाणु पंक्ति बना दिया गया है हाइड्रोजन बम। तुम लोग जानते हो जार बम्बा हो गया, ये सब किसे बना दिया, रूस ने। इतना खतरनाक है, जो अमेरिका ने जापान पर गिराया तो उससे 4000 गुना पावरफुल है। गिरा दे पूरा सारे का बर्बाद कर देगा। तो ऐसे से क्या बना दिया गया, हाइड्रोजन बम बना दिया गया है। तो यहां पर सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्या करता है, प्राप्त करता है। मैंने बोला सूर्य में जो इतनी अपार ऊर्जा का मेन स्रोत है, सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सूर्य करोड़ का टेम्परेचर कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक, तुम्हारे सोचने से परे है, वो सोच से परे है। तो सोचो, तो सूर्य के अंदर जो उतनी ऊर्जा होती है वो कहां से आती है, नाभिकीय संलयन कारण आती है। और सूर्य का, मैं बता चुका हूं, सूर्य का धरती पर जो प्रकाश का जो मात्रा आती है 109 अरबवां भाग पहुंचता है। सोचो 109 अरबवां भाग, तब भी क्यों धरती क्यों इतनी हीट हो जाती है, सोच लो। तो सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन भी क्या करता है, प्राप्त करता है। अगला क्या है, नाभिकीय विखंडन को किसने किया था, 1939 में किसने दी, ऑटो हान व स्ट्रासमान ने किया था। कब किए थे, 1939 में। और परमाणु बम का आविष्कार 2 बार हुए हैं। प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1 जनवरी 1914 को, खत्म कब हुआ था, 1918 में। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुई थी, 1939 में स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ था, 1945 में, जब परमाणु बम गिराया गया जापान के द्वारा, अमेरिका द्वारा जापान पर। तब उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला हमको 1 महीने में क्या चाहिए, परमाणु बम चाहिए। और परमाणु बम का लोग परीक्षण तो किए, जा करके पहला जो प्रयोग किए कहां किए, जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर। तो परमाणु बम का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका के साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। कब किया था, 1900, वही सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया था। पहली बार विश्व में परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, अमेरिकी साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसलिए इनको हम लोग कहते क्या है, फादर ऑफ एटॉमिक बम बोलते हैं, यानी परमाणु बम का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। तो अपने इंडिया में जो परमाणु बम का आविष्कार किए थे राजा रमन्ना ने, किसी के, राजा रमन्ना ने किया था। भारत ने अब तक, इंडिया में करेंगे ना, तो भारत ने अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर दिए हैं, 6 भारत ने अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने देश पर क्या किया था, बहुत सारा प्रतिबंध लगाया हुआ था कि भारत देश कोई भी परमाणु परीक्षण या हमला न कर पाए, इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन भारत ने सूझबूझ कर क्या किया, 6 परमाणु परीक्षण किया। पहला कब किया था, पहला किया गया था जब अपने देश की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, 18 मई 1974 को। तो जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में, जो अपने देश की प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उसका नाम रखा गया स्मॉलिंग बुद्धा। जगह तो, लेकिन क्या कि हंस कर बेचारा रह गया, मतलब कोई जा रहा कोई हंस दिया, हो गया। तो जो आसपास देश तो क्या हो गए, कहे सर्वा जगहों की क्या हुआ, फुस से रह गया। जो तुम मानो तुम लोग दीपावली पटाखा लेकर आए, और पटाखा बस बोल जाए फुस से, तुम्हारे दोस्त यार क्या करेंगे, लवबू के क्या किया, बोल गया, वो नहीं किया। जो आसपास पड़ोसी देश से क्या हो गए, प्रयोग भी किए, क्या हो गया, कोनो मतलब नहीं निकल रहा। अब क्या हुआ, 11 व 13 मई को, 11 मई को 3 परीक्षण किया गया, 13 मई को 2 परीक्षण, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हो गया, 6 हो गया। तो 11 मई और 13 मई 1998 को
अपने देश के सबसे उभरे साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उस समय देश के प्रधानमंत्री सबसे प्रभुता संपन्न तेज अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे खतरनाक कौन थे वो? उस टाइम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन यानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देखरेख में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके बहुत सारे सहयोगी मिल करके दुनिया को दिखा दिया हम भी क्या तुमसे किस मामले में कम नहीं है, हम भी आगे तुमसे। ठीक 11 मई 13 मई क्या किया इन्होंने 1998 को? ठीक 2 दिन में 5 परमाणु परीक्षण किए, विश्व को दिखा दिए हम भी तुमसे कम नहीं है। और अपना देश उस दिन से क्या हो गया? परमाणु परीक्षण में क्या हो गया? नाम इसका है लगा। इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति। आस पास देश कई देश तक पूरा धरती क्या हो गई? जान गई हाँ यहाँ भी क्या है? कुछ शक्ति आ गई है। ठीक सोना ये था, इसलिए हम लोग कहते क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसे नहीं बोला जाता है। कुछ काम किए थे, 24 घंटे से चाय रखी होती थी, चाय ना आता ना पता, ऐसे काम चलता रहता था। ठीक वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे नाम नहीं हमारा हो गया। ठीक जहां भी कोई बड़े बड़े फंक्शन होते थे आईआईटी कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ना, वहां पर वो जरूर जाते थे। कौन जाते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे नहीं वो अमर हो गए। ठीक उतारो फटाक से। हाँ भाई उतार लो फटाक से। देवदार सुनो ध्यान से। देवदार आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज कैसे हुई थी। 10 ध्यान। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो प्रयोग किए थे वो किसने किया था? थॉमसन ने। कौन जी? जे थॉमसन। थॉमसन कह दो। कब किया था? 1897। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया रोजादार जे थॉमसन ने लिया एक विसर्जन कांच की नली। इसका नाम क्या है जी? ये है विसर्जन कांच की नली। विसर्जन कांच की नली। विसर्जन कांच की नली। इस विसर्जन कांच की नली में जे थॉमसन ने बैटरी के माध्यम से, किस माध्यम से? बैटरी के माध्यम से क्या किया इन्होंने? उच्च वोल्टेज अप्लाई किया। कितना थी? उच्च वोल्टेज। और वोल्टेज कितना था? 10,000 वोल्ट। कितना था? 10,000 वोल्ट। और दाब क्या रखा? इस विसर्जन कांच की नली के अंदर ठीक वोल्टेज रखा गया 10,000 वोल्ट। और दाब कितना रखा गया? 10⁻² से 10⁻³ मिलीदार, यानी 0.001 से 0.0001 मिलीदार तो क्या रखा गया? प्रेशर रखा गया। तो वोल्टेज बहुत हाई है और प्रेशर क्या है? बहुत ही कम है। जब प्रेशर कम था वोल्टेज हाई था तो उन्होंने देखा यहां पर जो बैटरी लगाया गया, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इधर है और पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। जब इन्होंने एक चीज अप्लाई करके यहां देखा विसर्जन कांच की नली के अंदर, इधर उन्होंने लगाया था कैथोड प्लेट। क्या लगाया था? कैथोड प्लेट। इधर क्या लगाया था? एनोड प्लेट। जब बैटरी से सप्लाई दिया गया तो बैटरी से यानी सप्लाई गया तो यहां पर देखा गया कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड प्लेट की ओर जा रही हैं। कैथोड प्लेट से कुछ किरणें निकल किधर जा रही हैं? एनोड प्लेट की ओर जा रही हैं। और क्योंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकली थी, क्योंकि कैथोड प्लेट की तरफ जोड़ा गया था बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए इन किरणों का नाम रखा गया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम जी? बाद में क्योंकि एक किरणें निकली थी कैथोड प्लेट से और कैथोड प्लेट से निकलने के कारण एक किरणें थी ऋणावेशित। क्या थी? ऋणावेशित। इसलिए इन किरणों क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन। क्या जी? इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। ठीक फिर से सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक विसर्जन कांच की नली में कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में एक विसर्जन कांच की नली में उच्च वोल्टेज 10,000 वोल्टेज, कम दाब
10⁻² से 10⁻³ मिली दाब पर बैटरी से उसमें क्या किया, सप्लाई स्थापित किया। अब इससे हुआ क्या कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड प्लेट की ओर निकलती हुई जाती हुई प्रतीत हुई। अब एक क्योंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकली थी, कैथोड प्लेट से निकलने के कारण एक किरणें थी ऋणावेशित, इसलिए इन किरणों का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम, इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन को किसने कर दिया, जे थॉमसन। उसने किया क्या था, निर्वात पंप की सहायता से इसमें जो गैसें भरी हुई थी उसने क्या किया था, पूरा निकाल लिया था। यहां से गैस पूरा निकाल लिया गया था, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में विसर्जन कांच की नली में से निर्वात पंप की सहायता से क्या निकाल लिया गया था, गैसों को निकाल लिया, इसमें गैस सब निकाल लिया गया था। अब देखा गया क्या, जब किरणें एनोड प्लेट के पीछे जाती है, यहाँ पर क्या होता है, एक लगाया गया तो
तो देखो यार, ठीक। हाँ, तो क्या जी, क्या लिखो किसमें, सर्वप्रथम 1886 में गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन कांच की नली में उच्च वोल्टेज 10,000 वोल्ट, कम दाब 10⁻² से 10⁻³ मीटर स्थापित किए। और उसने क्या किया, निर्वात पंप के साथ उसने क्या किए, गैस को भर दिए। अब हुआ क्या, इन्होंने प्लेट से कुछ किरणें निकले, इन किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया, कैनाल किरणें। बाद में 1911 में इन किरणों को, इन कैनाल किरणों को प्रोटॉन किसका नाम दिया, रदरफोर्ड ने, ठीक। इसलिए प्रोटॉन किससे किसको दी गई थी, रदरफोर्ड को दिया जाता है, सही है ना। एक इसी खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज। अगला क्या है, न्यूट्रॉन की खोज। इधर देखो समझो ध्यान से, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, सही है ध्यान से। तो न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, तो 1932 में किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। चैडविक तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया गया था, सबसे पहले जो प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो थे वैज्ञानिक बेथे और बेकर। कौन थे वैज्ञानिक बेथे और बेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया यूरेनियम और पोलोनियम नामक धातु, यूरेनियम और पोलोनियम नामक धातु को लेकर के उससे उन्होंने क्या निकाला, एल्फा किरणों को निकाला। अब एल्फा किरणों को जब उन्होंने क्या किया, बेरियम की परत पर से गुजारा, तो देखा फिर से सर्वप्रथम थे वह बेकर ने यूरेनियम और पोलोनियम से अल्फा कणों क्या किया, बेरियम की परत पर गिराया। और यहां पर गिराने के बाद क्या हुआ, यहां से कुछ उदासीन किरणें निकली। इन उदासीन जो किरणें निकली, एक किरणें क्या होती, आयनित हो रही थी। अभी नाम कुछ नहीं रखा गया, अभी प्रयोग हो रहा है। यहां से कुछ किरणें निकल रही हैं, बस उन किरणों को भी नाम नहीं दिया। फिर से सर्वप्रथम वैज्ञानिक बेकर ने यूरेनियम व पोलोनियम नामक धातु से कुछ क्या अल्फा किरणों को गुजार के कहां गुजारा, बेरियम नामक परत से। बेरियम नामक परत से किरणें गुजरी, कौन सी गुजरी, अल्फा ना। यहां से कुछ उदासीन किरणें निकली। अभी उदासीन किरणों का नाम कुछ रखा नहीं गया। बाद में चेक किया गया कि इन उदासीन किरणों पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसी यूरेनियम और पोलोनियम नामक धातु का प्रयोग एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, एक मिनट, उनका नाम जरूरी जानना, मैडम क्यूरी। कौन थी जी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, इन्होंने जब प्रयोग किया, देखा वही चीज, यूरेनियम और पोलोनियम लेकर के यहां से अल्फा किरणों कहां गिराया गया, बेरियम की परत पर, बेरियम की परत पर जब गिराया गया तो देखा गया एक किरणें आयनित तो हो रही है। आयनित हो रही मतलब ए आयन उत्पन्न कर रही है। कौन सी, ए आयन उत्पन्न कर रही है, यानी पॉजिटिव आयन, कौन सी, निगेटिव आयन। बाद में ये क्या था, पैराफिन मोम था। क्या थी, पैराफिन मोम था। एक पैराफिन मोम की लेयर है। जब एक किरणें आयनित किरणें, जब ये आयनित किरणें पैराफिन मोम पर पड़ी, तो पैराफिन मोम पर पड़ने के बाद ये आयनित, अभी क्या थी, यहां पर उदासीन थी, यहां पर क्या हो गई, आयनित हो गई। बाद में यहां पर लगाया गया कोष्ठक, क्या लगाया गया, आनन कोष लगा, क्या जी, आनन कोष लगाया गया। जब आनन कोष के अंदर किरणें गई, बाद में मालूम चला इन किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, यानी ये क्या होती, उदासीन होती है। तो बाद में हुआ क्या, ऐसे प्रयोग सब साइंटिस्ट कर रहे हैं। फिर हुआ क्या, जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया, बेरिलियम लिया और बेरिलियम क्या किया, हीलियम नामक कणों क्या किया, इस पर बौछार कराया। तो निकला क्या, यहां से न्यूट्रॉन कण निकले, प्राप्त हुए। तो न्यूट्रॉन क्या हो गई, खोज हो गई। तो न्यूट्रॉन खोज देखो कैसे हुई, समझ ध्यान से देखो। होता क्या था, ये देखो, पहले क्या, पहले माना जाता था अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो बहुत ध्यान सुनो, यदि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु भाग कितना होगा, 1 होगा। हीलियम का परमाणु
क्रमांक 2 है तो हीलियम का परमाणु भार कितना होगा? 2 होगा। पहले लोग मार रहे थे, पहले के लोग मार रहे थे। सोचा से इसका मतलब यह है, अगर एक तराजू है मान लो, अगर वो हीलियम है, क्या हीलियम का एक परमाणु है, सुनना ध्यान से, अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो हमको इधर इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना परमाणु रखना पड़ेगा? 2। अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो हीलियम का परमाणु भार कितना होगा? 2 होगा। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? 1 होगा। यानी इसका ही परमाणु भार है क्रमांक 1, परमाणु भार क्रमांक 1। तो हीलियम को अगर मैं हाइड्रोजन से बैलेंस करना चाह रहा हूं तो हीलियम को हाइड्रोजन से बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन परमाणु चाहिए हमको? 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले माना जा रहा था अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका भार कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो भार कितना होगा? 1 होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो भार कितना होगा? 2 होगा। अगर इसका भार 2 है, इधर कितना भार हो जाएगी? इधर भी कितना भार हो जाइए? 2 हो जाइए। ये संतुलन बना रहे। मतलब अगर इधर 5 किलोग्राम, इधर कितना हो जाइए? 5, तो बैलेंस रहेगा। लेकिन बाद में मानते नहीं, तो पूरा गलत है। हुआ क्या? देखा गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तो परमाणु भार भी 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार कितना हो गया? 4। थोड़ा ज्यादा था इसका। ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 तो परमाणु भार था 7, इसका था 4, परमाणु भार 9। अब हुआ क्या? तो पूरा उल्टा हो गया। फिर देखा गया नहीं, जब फिर इसको नापा गया, चेक किया गया, अगर इधर हीलियम का 1 परमाणु था, सुनना ध्यान से, अगर इधर हीलियम का 1 परमाणु है, अभी क्या था? हीलियम के 1 परमाणु है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु उसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन बाद में मालूम चला नहीं, हीलियम का परमाणु अगर क्रमांक 2 है तो इसका परमाणु भार कितना होगा? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 भार कितना होगा? 7। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4, परमाणु भार कितना होगा? 7। 9। चलो जी, 9। यानी अगर इधर मैं हीलियम का 1 परमाणु रखा तो परमाणु क्रमांक तो 2 हो गया, लेकिन परमाणु भार कितना हो गया? 4। कितना जी? 4 हो गया। तो अब बताओ, इधर बैलेंस करने के लिए हमको हाइड्रोजन के कितने परमाणु रखने पड़ेंगे? 2 नहीं, कितने रखने पड़ेंगे? 4 रखने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हीलियम के 1 परमाणु क्या करेंगे जी? अब बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब जब बैलेंस करेंगे यानी 1 इसका हो गया भार, इसका 1 इसका 1। अब हुआ क्या? यानी इससे निष्कर्ष निकला, यहां पर जब 2 हीलियम था, 2 हाइड्रोजन, यहां पर जब 1 हीलियम, कई हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। यानी इससे निष्कर्ष निकला कि अगर परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 जा रहा है, इसका मतलब क्रमांक और भार में कुछ डिफरेंस हो रहा है। फिर से पहले क्रमांक और भार में कुछ डिफरेंस नहीं था, फिर यहां पर मालूम चला, अच्छा परमाणु क्रमांक 2 है तो भरवा कितना है? 4। परमाणु क्रमांक 3 भरवा कितना है? 7। परमाणु क्रमांक 4 भरवा कितना है? 9। इसका मतलब परमाणु क्रमांक और भार में कुछ डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की खोज करते करते साइंटिस्ट कहां पहुंच गए? न्यूट्रॉन की खोज तक। यानी मालूम चला किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में जो अंतर होता है वही क्या होता है? न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है। यानी हमको हीलियम में न्यूट्रॉन निकालने हो तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा दो। समझे हमारी बात? समझे ना? यानी पहले भार और क्रमांक में अंतर नहीं था, पहले भार क्रमांक में अंतर नहीं था। मालूम चला बाद में कि भार अलग होता है, क्रमांक क्या होता है? अलग होता है। और क्रमांक और भार में जो घटा दोगे जो मिलेगा वही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार से न्यूट्रॉन क्या हो गई? खोज हो गई। पहले पढ़ा फटाक से, फटाक से